गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम। बच्चों, मैं आपके सामने फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी का एक बहुत बेहतरीन और शानदार टॉपिक पार्लियामेंट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट देखा होगा या पहली वीडियो देखी होगी संसद की, तो उन्होंने तो देखा है। तो ये दूसरा पार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और बच्चों, इस पार्ट की खासियत यह है कि आपको मैं पहले डिटेल में समझाऊंगा, फिर एमसीक्यू मतलब कहने का यह कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे और आप अपनी तैयारी और योग्यता आप अपनी चेक कर सकते हो। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपको अपनी योग्यता भी चेक करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले आज का बहुत महत्वपूर्ण थॉट है, अपने जीवन में जोखिम उठाएं। अगर आप जीतते हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं और यदि आप हारते हैं तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी करो कुछ न कुछ तो हासिल होता है, चाहे आप असफल हो या सफल हो। यदि आप लोग जोखिम उठाते हो और सफल होते हो तो नेतृत्व करोगे, और यदि आप हारते हो तो आप मार्गदर्शन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो याद का थॉट था, बहुत महत्वपूर्ण, स्वामी विवेकानंद द्वारा था। और हम लोग अब देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राज्यसभा। आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले लोकसभा पढ़ा था और इस वीडियो में ये राज्यसभा थोड़ा सा ये बताना है मुझे। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लोकसभा से, राज्यसभा से सारे, और आप लोग देखें और आप अपना आंसर दें। क्लियर है बच्चों? तो यहां अगर बात की जाए तो यहां हम लोग देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की यदि बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा एक ऐसा सदन है, कैसा? स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, यहां लिखा हुआ है, और यह उच्च सदन भी है। लेकिन मैं आपको दो बातें बता दूं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ये भी क्या कहलाते? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के सदस्य ही एमपी या सांसद कहलाते हैं। अंतर इतना है कि लोकसभा के जो सांसद होते हैं या लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा के सांसदों को डायरेक्टली जनता वोट नहीं देती है, बल्कि ये कैसे चुने जाते हैं? तो ये विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? विधानसभाओं के द्वारा, विधान सभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यदि बात की जाए तो राज्यसभा का जो विवरण है वो आर्टिकल या अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? आर्टिकल 80 या अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो एमपी या सांसद तो कहलाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और किसके द्वारा होता है? विधानसभाओं के द्वारा होता है। क्लियर है? और राज्यसभा का विवरण अनुच्छेद 80 में दिया गया है। अब देखो, स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि ये भंग नहीं हो सकता, ये भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है, और इसलिए यह कैसा सदन है? स्थायी सदन है, उच्च सदन है। कैसा है? उच्च सदन। ये स्थायी सदन क्यों? क्योंकि ये भंग नहीं होता। और दूसरी खासियत यह है कि इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निष्कासित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? दूसरे वर्ष निष्कासित होते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये 1/3 जो सदस्य होते हैं वो चले जाते हैं और इनकी जगह 1/3 नए आ जाते हैं, और इस प्रकार यह सदन जो है हमेशा बना रहता है, इसलिए भंग नहीं होता है। इसलिए यह कैसा सदन है? ये स्थायी सदन।
मतलब हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य ये चले जाएंगे और नए इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार इनका जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया गया है। क्लियर है? और इसलिए भंग नहीं होता है। उच्च सदन है क्योंकि यहां यह माना जाता है कि राज्यसभा में बहुत ही व्यक्तित्व, कहने का मतलब यह है कि जो बहुत अच्छे शिक्षित हों, जो बुद्धिजीवी वर्ग हों, उनको यहां चुनकर भेजा जाता है, इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। मतलब अच्छे जो लोग हैं उनका यह सदन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कुल सदस्य राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। कितने? 250। इसमें भी 238 प्लस 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कला, खेल, साहित्य आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं। आदि में क्या होते हैं? ख्याति प्राप्त होते हैं। आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं। क्लियर है ना? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ख्याति प्राप्त होते हैं ना, इनकी खासियत यह है कि ये जो होते हैं ना, इनकी नियुक्ति या इनका मनोनयन, इनको मनोनीत कौन करता है? तो इनको जो मनोनीत करता है, मैं आपको बता दूं, इनको मनोनीत जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? मनोनीत इनको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मनोनीत कौन करता है? इनको राष्ट्रपति करता है। क्लियर है ना? राज्यसभा के 12 व्यक्ति के कला, खेल, साहित्य आदि में जो ख्याति प्राप्त होते हैं, इनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और कैसे व्यक्ति होते हैं? जो कला, खेल, साहित्य आदि। आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा से ही सांसद बनाया गया था। तो ये होते हैं, खेल वाले होते हैं या कला वाले होते हैं जो विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, इसका जो, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, वैसे राज्यसभा का मुखिया सभापति होता है। और सभापति कौन होता है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही इसका क्या होगा? वही इसका सभापति होगा। प्रथम सभापति की बात की जाए तो आप सब लोगों को पता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम कौन थे? प्रथम सभापति थे। क्लियर है? वर्तमान सभापति कौन है? आप सब लोगों को पता है, वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान में राष्ट्रपति। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में सभापति कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं। क्लियर है ना? और इनका क्रम है उपराष्ट्रपति में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में उपसभापति की बात की जाए तो हरिवंश नारायण है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह है। क्लियर है बच्चों? जो महत्वपूर्ण बातें थी राज्यसभा से वो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा राज्यसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आए हैं, जो पूछेंगे, उनको मैंने यहां पर रखा है। और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग देखो। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। अपनी जांच तभी परख पाओगे कि आपकी योग्यता कितनी है और आपकी जो पढ़ाई है वो कितनी अच्छी चल रही है। तो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? क्या पूछ रहा है वो? वह पूछ रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला किसका होता है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन, आप लोग बता सकते हैं मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? आप लोग देखो, आपको कुछ सेकंड मिला करेंगे। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। बताओ जल्दी से इसका क्या राइट आंसर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है ना?
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट 14 दिन, ऑप्शन सेकंड 28 दिन, ऑप्शन थर्ड 60 दिन और ऑप्शन 4 90 दिन। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 दिन। राज्यसभा केवल धन विधेयक को 14 दिन रोक सकती है और इससे ज्यादा राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति नहीं दी गई है। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकती है और उसे फिर लोकसभा में भेजना ही होगा। क्लियर है ना? उसमें वो कोई चेंज करना चाहती है, संशोधन करना चाहती है तो वो अपनी सलाह दे सकती है और उस सलाह को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सेकंड राष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड प्रधानमंत्री और ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। बताइए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? आहूत मतलब बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है या बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। क्लियर है ना? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है यह अनुच्छेद 108 में कही गई है। क्या? अनुच्छेद या आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन ये अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो, किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो। उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट 5 वर्ष, ऑप्शन सेकंड 6 वर्ष, ऑप्शन थर्ड 4 वर्ष और ऑप्शन 4 3 वर्ष। बताओ जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? बच्चों आपको मेरी क्लास शायद पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, इस क्वेश्चन का जो गलत है उम्र पूछा है तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, इनको आप कैंसिल करो। ऑप्शन फर्स्ट है 25 वर्ष, न्यूनतम उम्र पूछा है 30 वर्ष, 20 वर्ष और 35 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धन विधेयक का विवरण किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 110, ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 80, ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 79 और ऑप्शन 4 अनुच्छेद 81। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 110। क्लियर है ना? अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकंड जगदीप धनखड़, ऑप्शन थर्ड द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन 4 ओम बिरला। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमेशा वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जगदीप धनखड़। यही हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और क्लियर है? इनका क्रम है उपराष्ट्रपति में 14वें क्रम के ये उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था?
ऑप्शन फर्स्ट 5वीं लोकसभा, ऑप्शन सेकंड 6वीं लोकसभा, ऑप्शन थर्ड प्रथम लोकसभा और ऑप्शन 4 17वीं लोकसभा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट 5वीं लोकसभा। आप सब लोगों को पता है कि सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष ही होता है, क्लियर है ना। लेकिन एक लोकसभा ऐसी रही है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ था और वह 5वीं लोकसभा है और इसका कार्यकाल रहा था 1971 से लेकर 77 तक। और ऐसा क्यों हुआ था, मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, 1976 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष, 6 वर्ष कर दिया गया था, क्लियर है ना। जब 6 वर्ष कर दिया गया था तो फिर 1971 से लेकर और 77 तक यह केवल एक लोकसभा ही रही। फिर क्या किया गया, फिर 44वां संविधान संशोधन आया। फिर कौन सा आया, 44वां संविधान संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में। और इसके तहत क्या किया गया कि 6 वर्ष से फिर 5 वर्ष कर दिया गया। कितना, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया, क्लियर है ना। तो याद रखना इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि पहले तो उम्र कितनी 5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 6 वर्ष कर दी गई। तो इसलिए 1971 से 77 तक हो गया। फिर आप देख रहे हो कि 1978 में फिर इसको चेंज कर दिया गया। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इसके अकॉर्डिंग फिर लोकसभा का जो कार्यकाल था या लोकसभा के जो टेन्योर की उम्र सीमा थी वो 6 वर्ष से घटाकर फिर कितनी कर दी गई, 5 वर्ष कर दी गई। इसलिए वही प्रथम और अंतिम ऐसी लोकसभा है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष रहा है। उसके बाद सारी लोकसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा का कितना प्रतिशत हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है। ऑप्शन फर्स्ट की यदि बात की जाए तो आप लोग देख रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट 15%, ऑप्शन सेकंड 10%, ऑप्शन थर्ड 20% और ऑप्शन 4 18%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं जल्दी से जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, और वो भी लोकसभा का 15%। और इसमें पीएम महोदय भी सम्मिलित होते हैं। इस मंत्रिपरिषद में जो 15% होते हैं ना, इसमें पीएम भी सम्मिलित होते हैं, वो अलग से नहीं होते हैं। 15% में ही होते हैं पीएम सम्मिलित, क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो 15% किया गया था, ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। क्या किया गया था, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था कि कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा का 15% हो सकती है, क्लियर है ना। और इसमें पीएम भी होंगे, 15% में ही शामिल होंगे पीएम, क्लियर है ना, अलग से नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा का गठन हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट 16वीं लोकसभा, ऑप्शन सेकंड 17वीं लोकसभा, ऑप्शन थर्ड 18वीं लोकसभा और ऑप्शन 4 19वीं लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, 18वीं लोकसभा, क्लियर है ना। कौन सी लोकसभा, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। और यह जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2024 से लेकर 2029 तक रहेगा। जो वर्तमान में लोकसभा का जो गठन हुआ है वो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, क्लियर है ना। हमारे जो पीएम मोदी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पीएम मोदी ने तीसरी बार, कौन सी बार,
तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ ली है, के रूप में शपथ ली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री जिसने तीसरी बार लगातार शपथ ली है तो वो कौन है? आपके नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 550, ऑप्शन सेकंड 250, ऑप्शन थर्ड 552 और ऑप्शन फोर 245। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। लोकसभा में अधिकतम अब 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जिन लोगों को कंफ्यूज होगा, पहले अधिकतम सदस्य कितने हो सकते थे? 552। पहले अधिकतम कितने हो सकते थे? 552। अधिकतम, पहले अधिकतम हो सकते थे 552। क्लियर है ना? लेकिन हुआ क्या कि इसमें पता क्या होता था? 552 में 550 प्लस 2 होते थे आपके एंग्लो इंडियन। कौन से होते थे? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन की यदि बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से एक भारतीय हो, इंडियन हो, और एक एंग्लो हो, यूरोपियन कंट्री का हो। क्लियर है ना? तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से एक भारत का हो और एक कहां का हो? यूरोपियन कंट्री का हो, उनसे उत्पन्न जो संतान होती थी वो एंग्लो इंडियन कहलाता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में लाया गया। इसके तहत 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, मतलब अब कोई भी एंग्लो इंडियन क्या नहीं होगा? लोकसभा में मनोनीत नहीं होगा जो पहले होता था। तो इस प्रकार जब ये दो हट गए तो कितने रह गए? 550 रह गए। तो इसलिए याद रखना कि वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। क्लियर है? 550 में भी मैं आपको बता दूं, एससी से, एसटी से और आपके केंद्र शासित प्रदेश या यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से, तो केंद्र शासित प्रदेश से, तो याद रखना एससी से जो हो सकते हैं वो आपके हो सकते हैं 84, एसटी से 47 और केंद्र शासित प्रदेश से 20। 550 सॉरी, और बाकी जो रहे वो सभी के सभी राज्यों से चुनकर आएंगे लोकसभा में। क्लियर है ना? और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जो सदस्य हैं लोकसभा में, वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्य हैं वो 543 हैं, और राज्यसभा में हैं वो कितने हैं? 245। क्योंकि राज्यसभा में अधिकतम होते हैं 250 और लोकसभा में अधिकतम होते हैं 250, 550। क्लियर है ना? याद रखना दो एंग्लो इंडियन, इनका जो विवरण होता है वो अनुच्छेद आर्टिकल 331 में था। किसमें? अनुच्छेद 331 में था, जो अब खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन के प्रावधान को। तो बच्चों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कुछ बच्चों के पास या कुछ बच्चों का और भी भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।